Hello everyone, welcome back to my channel Learn English Refine Your Personality. Guys, आज हम द रैट ट्रैप जो आपके टेक्स्ट बुक फ्लेमिंगो का 4th प्रोज पीस है उसके इम्पॉर्टेंट डिटेल्स देखेंगे एंड हम फिगर्स ऑफ स्पीच दैट इज़ पोएटिक डिवाइसेस भी देखेंगे. So let's begin with the prose piece The Rat Trap by Salma Legolov. आगे बढ़ने से पहले मैं आपको दी ऑथर सैल्मा लेगोलॉफ के बारे में बताना चाहती हूँ कि ये स्वीडन को बिलोंग करती थी और इन्होंने बहुत सारी स्टोरीज़ लिखी हैं जो काफ़ी सारी लैंग्वेजेस में ट्रांसलेट भी हुई हैं और यूजुअली इनके जो भी थीम होता था वो हमेशा काइंडनेस, कंपैशन इन चीज़ों पे बेस्ड होता था, इन वर्च्यूज़ पे बेस्ड होता था. तो आज के हम इम्पॉर्टेंट डिटेल्स देख लेते हैं. द फर्स्ट थिंग दैट यू मस्ट अंडरस्टैंड इज़ दैट जो सेटिंग है स्टोरी की, सेटिंग मीन्स वेयर एक्शन इज़ टेकिंग प्लेस. सो एक्शन इज़ टेकिंग प्लेस इन स्वीडन और हमें क्या बताया जा रहा है थ्रू द सेटिंग. जिस प्लेस के बारे में बात हो रही है कि दिस प्लेस स्वीडन इज़ वेरी रिच इन आयरन ओर, स्पेशली दैट पार्ट ऑफ द कंट्री जहाँ पे स्टोरी चल रही है, जहाँ पे हमें स्टोरी बताई जा रही है. फिर देख लेते हैं सेकेंड इम्पॉर्टेंट डिटेल हियर, जस्टिफिकेशन ऑफ टाइटल. इसका जो टाइटल है वो है द रैट ट्रैप. तो ये जो टाइटल है एक्चुअली वो बहुत ही ज़्यादा टचिंग है. इट टचेस योर हार्ट. क्यों? क्योंकि ये एक मेटाफर को एम्प्लॉय करता है. एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट मेटाफर इस प्रोज पीस में एम्प्लॉयड है. वो इतना इम्पॉर्टेंट है कि थीम और टाइटल में दोनों में ही इंक्लूडेड है. तो ये जो मेटाफर है द रैट ट्रैप एक्चुअली वो अंडरस्कोर करता है ह्यूमन नेचर को. ह्यूमन नेचर, ह्यूमन टेंडेंसी क्या होती है कि हम चाहे कितना भी स्ट्रगल से क्यों ना गुजर रहे हों, बट देयर इज़ दिस इंस्टिंक्ट ऑफ सर्वाइवल. वी नेवर गिव अप. लास्ट ब्रेथ तक जैसे बोलते हैं ना कि हम स्ट्रगल करते हैं टू ओवरकम जो भी परेशानियां हैं, या इवन इफ़ यू नो यू आर इन द क्लचेस ऑफ डेथ, तभी भी हम एंड तक ये कोशिश करते हैं कि हम सर्वाइव कर जाएं. तो कुछ वैसे ही यहाँ पे हमको स्टोरी समझ में आती है जो हम प्रोटैगनिस्ट को की लाइफ में देखते हैं. एंड जस्टिफिकेशन ऑफ टाइटल के थ्रू एक्चुअली एक फ़िलॉसफी भी सामने आती है दैट द वर्ल्ड इज़ लाइक अ रैट ट्रैप. पूरी दुनिया एक रैट ट्रैप की तरह है और ये एक ऐसा रैट ट्रैप है जिसमें हर कोई कभी ना कभी फॉल ज़रूर करता है. अच्छा, रैट ट्रैप तो आई होप आपको पता है ना. मैं यहाँ स्क्रीन पे भी एक इमेज दिखा दे रही हूँ रैट ट्रैप की, जिसमें माइस को, चूहों को पकड़ते हैं, हाँ, रैट को पकड़ते हैं, उसे रैट ट्रैप बोलते हैं. सो टाइटल कन्वेज द इंटेंडेड थीम एज वेल एज इंट्रोड्यूसेस द प्रोटैगनिस्ट. टाइटल के थ्रू ही हमें पता चल जाता है कि ओके ये टाइटल एक ऐसे थीम पे बेस्ड है जो टेम्पटेशंस पे डिपेंड करता है. मीनिंग जब टाइटल हमें ये बता रहा है कि कभी ना कभी हर कोई इस रैट ट्रैप में फॉल करता है, दैट मीन्स ये उन टेम्पटेशंस की बात हो रही है जो हम सब फेस करते हैं अपनी लाइफ में. एंड सेकेंडली हमें ये भी पता चलता है प्रोटैगनिस्ट मीनिंग जो सेंट्रल कैरेक्टर है वो एक रैट ट्रैप सेलर है, पेडलर है. मतलब वो रैट ट्रैप्स बनाता है और उनको बेचता है. ओके, नेक्स्ट इम्पॉर्टेंट डिटेल देख लेते हैं. स्टोरी इज़ टोल्ड समवॉट इन द मैनर ऑफ अ फेरी टेल. फेरी टेल की तरह इसे सुनाया जा रहा है. मीनिंग फेरी टेल आपको पता है ना, जैसे सिंड्रेला, स्नो वाइट, हमेशा एक हैप्पी एंडिंग होती है एक फेरी टेल में. तो वैसे ही आप पढ़ने से पहले ही आप ये समझ सकते हो, अगर आपको ये बता दिया जाए कि इट्स अ फेरी टेल, दैट मीन्स कि इसकी हैप्पी एंडिंग होने वाली है. नेक्स्ट इम्पॉर्टेंट डिटेल, बहुत एंटरटेनिंग एंड फिलोसफिकल स्टोरी है ये. और ये हम कैसे कह सकते हैं, एक तो थर्ड पर्सन नैरेटिव है जिसमें बहुत एंटरटेनिंग डायलॉग्स भी आपको देखने को मिलेंगे और जो भी कैरेक्टर्स हैं उनको ऐसे प्रेजेंट किया गया, उनका डिस्क्रिप्शन ऐसे किया गया जिसे हम ग्राफिक डिस्क्रिप्शन बोल सकते हैं. मतलब आप उनको विजुलाइज कर सकते हो, समझ सकते हो कि ओके वो कैसे दिखते होंगे. एंड नेक्स्ट वी अंडरस्टैंड दैट जो फिलॉसफी है
दैट द वर्ल्ड इज़ लाइक अ रैट ट्रैप, पूरी दुनिया पूरा वर्ल्ड एक रैट ट्रैप की तरह है एंड हर कोई उस रैट ट्रैप में कभी ना कभी फंसता ज़रूर है। तो ये फ़िलॉसफी भी हमको यहाँ पे देखने को मिलती है। नेक्स्ट इम्पॉर्टेंट डिटेल हम देख लेते हैं, सटल ह्यूमर इज़ एम्प्लॉयड हियर, और बहुत लाइट ह्यूमर जिसको हम बोल सकते हैं। तो लाइट ह्यूमर भी यहाँ पे एम्प्लॉयड है, जो हमें प्रोटैगनिस्ट कैसे रिएक्ट कर रहा है या उसके डायलॉग्स क्या हैं उसके थ्रू देखने को मिलते हैं। नेक्स्ट हम देख लेते हैं यहाँ प्रोटैगनिस्ट के बारे में। प्रोटैगनिस्ट के लिए बहुत सारे टर्म्स यूज़ हुए हैं, वो सारे टर्म्स आपको पता होना चाहिए क्योंकि एग्ज़ाम में जब क्वेश्चन आता है तो कोई भी टर्म इसमें से यूज़ हो सकता है। तो यू शुड नो विच चैप्टर इज़ बीइंग टॉक्ड अबाउट और विच कैरेक्टर इज़ बीइंग टॉक्ड अबाउट। तो लेट्स सी, सबसे पहले जो इसके लिए टर्म हम यूज़ कर सकते हैं, मैन विद द रैट ट्रैप्स। फिर आप देखोगे प्रोस पीस में ये सारे जो टर्म्स हैं वो भी यूज़ हुए हैं, वेगाबॉन्ड, ट्रैम्प। अच्छा, वेगाबॉन्ड और ट्रैम्प दोनों का मतलब सेम होता है, मतलब वॉन्डरर, जो एमलेसली जो पर्सन इधर से उधर घूमता है, जिसे हम आवारा भी बोल सकते हैं। देन पेडलर टर्म यूज़ हुआ है, स्ट्रेंजर, रैगामफिन। रैगामफिन का मतलब क्या होता है, जो टॉर्न क्लोथ्स में, रैग्स पहने हुए होता है, मतलब फटे पुराने कपड़े प्रोटैगनिस्ट ने पहने हुए थे। देन रेच मीन्स मिजरेबल पर्सन। ओके, सो लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट इम्पॉर्टेंट डिटेल। यहाँ पे ये एक की फ्रेज़ भी है, की सेंटेंस है जो आप यूज़ कर सकते हो, स्पेशली अगर प्रोटैगनिस्ट पेडलर का कैरेक्टर स्केच पूछा जाता है। Every man is a pack and parcel of virtues and vices. I repeat, every man is a pack and parcel of virtues and vices. Virtues means good qualities and vices mean bad qualities. मतलब हमें यहाँ पे ये समझ में आ जाता है, जो कैरेक्टर है प्रोटैगनिस्ट का, पेडलर का, रैट ट्रैप सेलर का, इट इज़ फुल ऑफ कॉन्ट्रडिक्शंस। मतलब वो पॉजिटिव और नेगेटिव, वर्च्यूज़ एंड वाइसेस, गुड क्वालिटीज़ एंड बैड क्वालिटीज़ दोनों हमको उसमें देखने को मिलेंगी। नेक्स्ट इम्पॉर्टेंट डिटेल, avarice allures into touching of the bait and getting trapped। वही हमारा थीम भी है, ये अभी हमने टाइटल में भी देखा कि एवरेज मीन्स ग्रीड क्या करती है, लालच की वजह से हम में से हर एक कोई टेम्पटेशन में पड़ जाता है, और एक बार अगर उस बेट क्या होता है, वो यू नो दैट पीस ऑफ चीज़ जो रैट ट्रैप में, खाने का टुकड़ा जो रैट ट्रैप में फंसा दिया जाता है, जिसको देख के एक माउस, एक रैट उसमें फंस जाता है। तो वैसे ही हम में से हर एक कोई जब टेम्पटेशंस में पड़ते हैं तो वी गेट ट्रैप्ड। ओके, और बेसिकली जो रीज़न है वो क्या है, एवरेज, ग्रीड। ओके, नेक्स्ट इम्पॉर्टेंट डिटेल, वेरी पावरफुल मेटाफर हैज़ बीन एम्प्लॉयड। मेटाफर क्या है, कंपैरिजन। तो यहाँ पे हम देखते हैं कि जो ऑथर है सैल्मा लेगोलॉफ, वो क्या रिवील कर रही है, मैन्स हेल्पलेसनेस इन द फेस ऑफ डिफ़िकल्ट सिचुएशंस, दैट परसूट ऑफ हैप्पीनेस एंड लग्जरी लैंड हिम इन। हम में से हर एक कोई चाहता है कि हमारी लाइफ लग्जरियस हो और हम हैप्पी हों, है ना। मनी एंड हैप्पीनेस के लिए हम सारे के सारे उस रेस में भागते रहते हैं और सक्सीड होना चाहते हैं, एंड फाइनली बहुत सारे टेम्पटेशंस में, बहुत सारे ग्रीड में, एवरेज में फंस जाते हैं। तो ये जो मेटाफर है वो क्या रिवील करता है कि मैन इतना हेल्पलेस होता है डिफ़िकल्ट सिचुएशंस में भी, और स्पेशली जब वो चेज़ कर रहा होता है हैप्पीनेस को और लग्जरी को, पैसा कमाने की दौड़ जैसे बोलते हैं। नेक्स्ट इम्पॉर्टेंट डिटेल, थर्ड पर्सन नैरेटिव है यहाँ पे, जिसमें आपको फ़िलॉसफी भी मिलेगी एंड ह्यूमर एंड विट भी मिलेगा। तो कुछ ऐसी प्लेसेस भी होंगी जब आप प्रोस पीस हम पढ़ेंगे, एक्सप्लेनेशन देखेंगे, जहाँ पे आपको हंसी आएगी, मीनिंग देयर इज़ ह्यूमर, देयर इज़ विट, स्पेशली डायलॉग्स और सिचुएशन के थ्रू आपको ह्यूमर का एक पिंच भी इसमें मिलेगा। नेक्स्ट इम्पॉर्टेंट डिटेल, टोन ऑफ द स्टोरी। एक कन्विंसिंग टोन है स्टोरी में, क्योंकि एंड में आप देखोगे कि एक बहुत ही अच्छा मैसेज, एक नोबल मैसेज कन्वे हो रहा है रीडर्स के लिए, और वो क्या मैसेज है, दैट लव एंड काइंडनेस कैन चेंज अ पर्सन। सो एंड में एक बहुत अच्छा मैसेज कन्वे हो रहा है, इसीलिए जो टोन ऑफ द स्टोरी है उसको हम कन्विंसिंग बोल सकते हैं।
नेक्स्ट वेरी इंपॉर्टेंट डिटेल, weariness and monotony of life underscored. weariness थकान, एंड monotony क्या होता है, डलनेस, जब लाइफ बहुत ज़्यादा डल होती है। तो ये दो चीज़ें, एक तो weariness एंड monotony मीन्स थकान और डलनेस ऑफ लाइफ, दोनों को अंडरस्कोर किया गया है। ये हम देखेंगे कुछ वर्ड्स इसमें है जैसे प्लॉड, ट्रज, स्टैगर, इनके थ्रू हमें ये पता चलता है ऑथर इज ट्राइंग टू अंडरस्कोर, दैट इज हाईलाइट द डलनेस ऑफ लाइफ। नेक्स्ट, ग्लूम ऑफ लाइफ इज हाईलाइटेड। ग्लूम का मतलब होता है सॉरो, टू मच ऑफ सैडनेस, ठीक है। और ये कहाँ हाईलाइटेड है ग्लूम? थ्रू वर्ड्स लाइक ग्रे, सार एंड ड्रियरी। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट डिटेल, हेल्पलेसनेस ऑफ लाइफ इज अंडरस्कोर्ड। देखो पहले तो आपको हमेशा ये ध्यान रखना है इस प्रोज पीस में, जब हम रैट ट्रैप की बात कर रहे हैं, अगर उसमें एक बार रैट फंस जाता है तो उसका निकलना वहाँ से इम्पॉसिबल होता है, ठीक है। तो वैसे ही वो रैट क्या है, हेल्पलेस है। तो वो सारे लोग भी हेल्पलेस हो जाते हैं एक पॉइंट पे, जो टेम्पटेशन में फंस जाते हैं और फिर रैट ट्रैप क्लोजेस डाउन ऑन देम। वैसे ही यहाँ पे 3 हमें फ्रेजेस देखने को मिलते हैं जिससे हमें समझ में आता है कि ऑथर इज ट्राइंग टू अंडरस्कोर हेल्पलेसनेस ऑफ लाइफ, कंफ्यूजिंग फॉरेस्ट, paths twisted and impenetrable prison, just like a rat trapped in a rat trap. Next, very important detail guys, theme हमेशा बहुत ज़्यादा important होता है। देख लेते हैं, एक्चुअली यहाँ पे बहुत सारे पैरेलल थीम्स रन कर रहे हैं इस प्रोज पीस में, और यूनिवर्सल थीम तो सैल्मा लेगलॉफ के हर एक स्टोरी में होता था, और वो क्या होता था कि लव एंड अंडरस्टैंडिंग किसी भी पर्सन को चेंज कर सकता है। इस पर्टिकुलर प्रोज पीस रैट ट्रैप में हम देख लेते हैं कौन कौन से थीम्स हैं। नंबर 1, ये प्रोज पीस कैप्चर करता है असेंशियल गुडनेस ऑफ अ ह्यूमन बीइंग इन द फेस ऑफ मटेरियल टेम्पटेशंस। ओके, जब हम मटीरियलिज्म से इन्फ्लुएंस होके, हम एवरेज ग्रीड से इन्फ्लुएंस होके जब हम टेम्पटेशंस में पड़ते हैं, तो वो वाला टाइम होता है जब हमें उन टेम्पटेशन से ऊपर उठना है और अपनी अच्छाइयों को, अपने वर्च्यूज़ को, एसेंशियल गुडनेस को समझना है। नेक्स्ट थीम, बेसिक गुडनेस ऑफ अ पर्सन कैन बी स्टर्ड थ्रू लव एंड अंडरस्टैंडिंग। कोई भी पर्सन बहुत बुरा नहीं होता है ना, मैंने बोला था ना स्टार्टिंग में, एवरी पर्सन इज़ अ पैक एंड पार्सल ऑफ वर्च्यूज़ एंड वाइसेस। हर किसी में कमियां हैं, हर किसी में अच्छी क्वालिटीज़ भी होती हैं, लेकिन अगर एक पर्सन को लव एंड अंडरस्टैंडिंग से हैंडल किया जाए, कंपैशन से हैंडल किया जाए, तो कोई भी पर्सन अच्छा बन सकता है। जो बेसिक गुडनेस हमारे अंदर है वो बाहर आ सकती है। नेक्स्ट थीम देख लेते हैं हम, असेंशियलिटी ऑफ ह्यूमन वर्च्यूज़। फिर वर्च्यूज़ मीन्स गुड क्वालिटीज़, मतलब इट इज़ एसेंशियल फॉर ऑल ऑफ अस टू हैव दोज वर्च्यूज़। वो गुड क्वालिटीज़ हमारे अंदर से बाहर आए, ये बहुत इम्पॉर्टेंट है। नेक्स्ट थीम, prose piece also focuses on issues of human loneliness and the need to bond with others. आप देखो जो प्रोटैगनिस्ट है पेडलर, एक्चुअली वो भी बहुत ज़्यादा लोनली है। इसके अलावा वो जब एडला और आयरन मास्टर से मिलता है, दे आर ऑल्सो लोनली। क्रॉफ्टर से मिलता है, ही इज़ ऑल्सो अ लोनली पर्सन, है ना। तो यहाँ पे हमें एक थीम मिलती है कि इट्स वेरी इंपॉर्टेंट टू बॉन्ड विद ईच अदर, टू हैव अ बॉन्डिंग विद ईच अदर। नेक्स्ट थीम, बहुत ही पावरफुल मेटाफर एम्प्लॉयड है जो हाईलाइट करता है ह्यूमन प्रेडिकामेंट। अच्छा, जब भी कोई फिगर ऑफ स्पीच होता है गाइस जो थीम में भी इंक्लूड हो रहा है, दैट मीन्स वो बहुत बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। नेक्स्ट थीम, फोकस ऑन कंसिडरिंग द वर्ल्ड टू बी अ रैट ट्रैप। इसके बारे में मैं पहले भी बात कर चुकी हूँ, पूरा वर्ल्ड एक रैट ट्रैप की तरह है। और 6 थिंग्स का यहाँ पे मेंशन है जो बेट की तरह है, ठीक है, जैसे रिचेस, जॉयज, शेल्टर एंड फूड, हीट एंड क्लोथिंग। इसके बारे में हम डिटेल में बात करेंगे कि यही 6 चीज़ों को टेम्पटेशन बेट की तरह क्यों लिया गया है। ओके, क्योंकि ये जो पेडलर है, जो प्रोटैगनिस्ट है, उसकी सिचुएशन पे बेस्ड है। सो वील टॉक अबाउट इट व्हेन वी गो थ्रू द एक्सप्लेनेशन एंड द समरी पार्ट ऑफ इट। एक और चीज़ थीम में हम देख लेते हैं, ह्यूमन टेंडेंसी टू रिडीम वन सेल्फ फ्रॉम द डेप्थ ऑफ रेचेडनेस एंड लीड अ डिग्निफाइड लाइफ। कोई भी नहीं चाहता बुराइयों में पड़े रहना, हर कोई चाहता है
कि बुराई से ऊपर उठ के एक अच्छा इंसान बने, बिकॉज गिल्ट हमेशा रहता है हमारे अंदर, चाहे हम सबसे छुप के कोई भी काम क्यों ना कर ले, लेकिन हमें पता होता है हमने कुछ गलत किया है। तो वो एक ह्यूमन टेंडेंसी है कि अपने जो भी हमने सिंस किए हैं या जो भी गलत काम किया उनसे हम ऊपर उठें और एक डिग्निफाइड लाइफ लीड करें। अब देख लेते हैं गाइस फिगर्स ऑफ स्पीच एम्प्लॉयड इन द प्रोस्पीच। बहुत ज़्यादा फिगर्स ऑफ स्पीच इसमें नहीं है, लेकिन हाँ ऑफ कोर्स मेटाफर, जिसके बारे में मैं पहले भी बात कर चुकी हूँ, इट्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। World has been compared to a rat trap and its riches and joys, shelter and food, heat and clothing to be its baits. Next, Adler is writing a letter to Edla Wilmanson. तो वहाँ पे एक और बार metaphor employed है, क्योंकि Peddler compares himself to a rat, and yet again he is, in this particular line he says, the rat trap is a Christmas present from a rat who would have been caught in this world's rat trap if he had not been raised to a captain. Okay, so next figure of speech देखते हैं simile. Simile यहाँ पे employed है, उस forest को compare किया गया है to an impenetrable prison. Impenetrable जिससे आप break through नहीं कर सकते हो, तो ये simile है because prison से compare किया गया है forest को। Last but not the least, you can see on your screen some phrases which are used in the prose piece. Please go through them. The meaning has also been given here. You can learn them well and employ them in your answers in your examination. So guys, that's all for today. I hope you are learning a lot through my channel and through my videos. There is a lot coming up. मैं धीरे धीरे करके सारे प्रोज पीसेस को इंक्लूड करूँगी, और राइटिंग स्किल्स को भी आपके क्लास 11 एंड 12 के लिए, एंड बहुत सारी ऐसे वीडियोस भी मैंने बनाए हैं जो बेसिकली इम्पॉर्टेंट है फॉर एवरी एज ग्रुप। वो इसलिए ज़रूरी है क्योंकि आप अगर कमांड लाना चाहते हो इंग्लिश लैंग्वेज पे या अपनी पर्सनालिटी को रिफ़ाइन करना चाहते हो, तो रिक्वेस्ट है आपसे लाइक करिए एंड कमेंट करिए, वो मुझे बहुत ज़्यादा इनकरेज करते हैं, मोटिवेट करते हैं। एंड प्लीज़ शेयर विद ऑल क्लास 10, 11, 12 students, and moreover, so please subscribe guys. Take care. See you in next part of this prose piece.